आज मोनोपोली का डे 3 है, ठीक है। डे 1 में क्या क्या पढ़ाए थे मैं फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखो, मोनोपोली दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। तो मोनोपोली का सिंपल मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। अच्छा, मोनोपोली जो प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है वो कैसा है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। मोनोपोली जो प्रोडक्ट बेच रहा है वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है। सपोज मैं मोनोपोली हूं, तो मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं वैसा सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है। तो मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है ना। इसी को अपने बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड। अच्छा, बीइंग ए मोनोपोली मैं प्राइस फिक्स रखूंगा या फ्लेक्सिबल? जब इच्छा होगा बढ़ा दूंगा, जब इच्छा होगा तो कम कर दूंगा, तो प्राइस फिक्स नहीं होता है। अच्छा, बीइंग ए मोनोपोली मैं सप्लाई पे कंट्रोल रखूंगा। मार्केट में डिमांड देखूंगा तो सप्लाई बढ़ा दूंगा, डिमांड कम रहेगा तो सप्लाई कम कर दूंगा। आया बस हमने। तो सप्लाई पे भी किसका कंट्रोल रहेगा? मेरा। बीइंग ए मोनोपोली प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? मैं खुद ही कंट्रोल कर रहूंगा, ठीक है। बीइंग ए मोनोपोली मेरे को तुम फर्म बोल दो या मेरे को तुम इंडस्ट्री बोल दो, बात एक ही है। अरे इकलौता बंदा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मजाक में कि घर का इकलौता लड़का है। अब तुम उसको छोटका बोलो बड़का बोलो, बात तो एक ही है। आया बस हमने। तो मोनोपोली को तुम क्या बोल दो? फर्म बोल दो या मोनोपोली को तुम इंडस्ट्री बोल दो, बात एक ही है। तो इन मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म क्या होता है? सिंगल दुकान। सारे दुकान को मिला दोगे तो इंडस्ट्री। सिंपल, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है, हाँ। मोनोपोली अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो डिमांड तो गिरेगा ना। क्या मोनोपोली नेसेसरी गुड्स में सेल करता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज जीवन के लिए बहुत जरूरी है तो गवर्नमेंट उसको मोनोपोली नहीं होने देगी। अगर सपोज गवर्नमेंट होने भी दिया तो उसके ऊपर क्या रहेगा? प्रॉपर लॉ बना हुआ है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल सीएससी, ठीक है। तो मोनोपोली अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा, एग्जाम्पल देख लो ना, सीएससी अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम करेंगे। तो प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हुई कि नहीं? कम हुई, हुई ना, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है। अगर मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है तो मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होगा? पॉजिटिवली या नेगेटिवली? डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप। अरे डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप। तो मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप। क्यों होगा? क्योंकि मोनोपोली में क्या पाया जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। मोनोपोली में क्या पाया जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। जहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है वहां पे इनवर्स रिलेशन होगा। प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब कर्व भी कैसा बनेगा? इनवर्स या डाउनवर्ड या नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली में क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है? अरे प्राइसेस में भेदभाव। एग्जांपल देख लो, सीएससी। सीएससी क्या करता है? डोमेस्टिक लोग से, जो हमारे आपके घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी प्राइस कम होती है। वही अगर बिजनेस यूनिट को सप्लाई देती है इलेक्ट्रिसिटी वाला तो उसका ज़्यादा लगता है, ठीक है। स्कूल वगैरह ट्रस्ट वगैरह में पैसा कम देना पड़ता है। ये सीएससी तो हर जगह है ना। अगर ये स्कूल में बिजली दे रहा है या ट्रस्ट में दे रहा है तो वहाँ पे कम चार्ज लेता है। घर पे बिजली दे रहा है कम चार्ज लेता है। वहीं पे अगर बिजनेस यूनिट में कोई फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो ज़्यादा चार्ज लेता है। तो कॉमर्शियल पर्पज़ का रेट हाई होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ का रेट कम होता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस सीएससी चार्ज कर रहा है। इंडियन रेलवे का मोनोपोली है। अरे इंडिया में रेलवे का मोनोपोली किसका है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अलावा और कोई भी रेलवे है क्या? तो इंडियन रेलवे भी देखो ना, बच्चा लोग से कम पैसा लेता है, एडल्ट लोग से ज़्यादा लगता है, और सीनियर सिटीजन लोग से एक नॉर्मल रेट लेता है, और टिकट भी जल्दी उनको मिल जाता है। तो मोनोपोली होता है कि नहीं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि बच्चा लोग अलग पे कर रहा है, एडल्ट अलग पे कर रहा है और सीनियर सिटीजन अलग पे कर रहा है, ठीक है। ओके। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइसेस में भेदभाव, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लिया जा रहा है, ठीक है। ओके। क्या मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। एग्जांपल दिया था जियो और एयरटेल का, एग्जांपल दिया था। क्लासेस ऑलरेडी डे 1 डे 2 का अपलोडेड है यूट्यूब में, आप पढ़ सकते हो, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मोनोपोली का फीचर्स। क्या 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 फीचर्स थे? रिवीजन करो फटाफट। सिंगल सेलर। प्रोडक्ट कैसा है? हेट्रोजीनियस या डिफरेंशिएटेड। फिक्स प्राइस कैसा है? फिक्स नहीं है। सप्लाई पे पूरा कंट्रोल है। मोनोपोली का सप्लाई पे पूरा कंट्रोल है। मार्केट में सप्लाई कम करना है या ज्यादा, तुम्हारा ही मोनोपोली हो जाएगा। तुम क्या करोगे? डिमांड जैसा रहेगा वैसा सप्लाई करोगे ना, या ऐसे ही कर दोगे, या डिमांड देके करोगे?
डिमांड देके सप्लाई करोगे तो सप्लाई पे तुम्हारा क्या है, पूरा कंट्रोल। क्या मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक है या अलग अलग है? एक है। अच्छा, क्या मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली में ट्रेड बैरियर है कि नहीं है? भयानक ट्रेड बैरियर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और वैसा प्रोडक्ट किसी ने आज तक नहीं बनाया, तो मैं उस प्रोडक्ट पे क्या ले लूंगा? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ले लूंगा। अब अगर कोई थर्ड पार्टी वो सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी तो मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा? केस कर दूंगा। केस कर दूंगा तो क्या वो बना पाएगा? क्या वो डील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सामने वाला बंदा मेरे बिजनेस में ढुकने की कोशिश कर रहा था, क्या मैंने उसको इंटर करने दिया? नहीं। इसी को बोलते हैं नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसी को अपने अलग वर्ड में बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। कि बिजनेस नहीं, जो मैं प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ वैसा प्रोडक्ट में तुमको ट्रेड नहीं करने देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। रुकावट है, ट्रेड में क्या है? रुकावट। बैरियर मतलब रुकावट, कि सेम बिजनेस नहीं करने देंगे, ठीक है। मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया जाता है ना? पाया जाता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या, क्लासेस अपलोड है, देख लीजिएगा। ये तो हो गया। मोनोपोली में मैंने आपको इस चीज समझाया था कि मोनोपोली का जो प्रॉफिटेबल कंडीशन, सॉरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? एम आर इक्वल टू एम सी। याद आ रहा है? हर एक मार्केट का सेम होता है, एम आर इक्वल टू एम सी। एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। अरे एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है, ओके। मोनोपोली में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है या प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है? प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऑलरेडी किया हुआ, ये डे 2 में पढ़ाया था मैंने। अच्छा, क्या मोनोपोली में, क्या मोनोपोली में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं? क्या मोनोपोली में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं? हाँ बराबर होते हैं, एट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहाँ बराबर होते हैं? एट ए, ये सीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या मोनोपोली में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं? ऐसे तो नॉर्मली बराबर नहीं होते, बट जहां पर एमआर और एमसी एक दूसरे को कट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर कट किए वहां पे क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो क्या आंसर होगा? एट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ एमआर एंड एमसी इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बराबर होता है, उसके बियॉन्ड नहीं होते, ना उसके पहले ना इसके बियॉन्ड, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली में सुनो, मोनोपोली में मैंने आपको सिखाया था ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया था। अरे रिलेशन बताया था ना, कि एम आर इक्वल टू क्या होता है? ए आर ब्रेकेट ओपन 1 - 1 अपॉन ई, ठीक है। फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन याद आ रहा है आपको? कि अगर इलास्टिसिटी 1 होगी तो एम आर 0 होगा, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो एम आर 0 से ज़्यादा होगा, और इलास्टिसिटी अगर 1 से कम होगी तो एम आर 0 से कम होगा। याद आ रहा? आया याद? अगर इलास्टिसिटी 1 होगी तो एम आर, बहुत बार एमसीक्यू आया है, बहुत बार आया है एमसीक्यू। मतलब एवरी अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आएगा तो आएगा इससे, समझे ना मेरा बात? तो अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर क्या है? 0। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो एम आर 0 से ज़्यादा। इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है तो एम आर 0 से कम। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एम आर इक्वल टू ए आर 1/1 अपॉन, कॉपी पलट के देख लो। सेम फार्मूला मैंने प्रूफ भी कर दिया था ना? अरे सेम फार्मूला से प्रूफ किया था कि नहीं किया था? कर दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने आपको भी पढ़ाया था कि मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, पढ़ाया था ना? तो जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, हेलो, जो मिड पॉइंट होता है वहां पिलासिटी क्या होती है? अरे मिड पॉइंट पिलासिटी क्या होती है? इक्वल टू 1। वाई एक्सिस पिलासिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस पिलासिटी क्या होती है? 0। तो इस पॉइंट पिलासिटी क्या होगी? <<1 और इस पॉइंट पे क्या होगी? <1 पढ़ाए थे ना? ठीक है। अच्छा, मोनोपोली कहाँ पे ऑपरेट करता है? मोनोपोली कहाँ पे ऑपरेट करता है? ऑलवेज <1। ये क्वेश्चन सीयू का फेवरेट है एकदम। सीयू तो हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस इलास्टिसिटी पर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्शन करना पसंद करेगा? किस इलास्टिसिटी पर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्शन करना पसंद करेगा? जब इलास्टिसिटी <1 होगी, उसी पॉइंट पर मोनोपोली प्रोडक्शन करना पसंद करा। अरे तुम लोग पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाया था? पूरा अच्छे से डायग्राम बना के समझाया था ये चीज़। तो लास्ट क्लास का मैंने रिवीजन करा दिया है ऑलरेडी। डे 1 और डे 2 का क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। जो स्टूडेंट इनरोल नहीं है वो यूट्यूब से देख लेंगे, और जो इनरोल है उनको ऑलरेडी ऐप में क्लासेस दिख ही रहा होगा। तो मैं फर्दर स्टार्ट करता हूँ आज का न्यू टॉपिक, शॉर्ट रन मोनोपोली और लॉन्ग रन मोनोपोली, ठीक है।
क्योंकि अपने को ना बहुत कुछ पढ़ना है, तो ज़्यादा अगर मैं रिवीजन चक्कर में पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, जो मैराथन होगा वो तो होगा ही होगा। इस बार भी, इस बार कुछ अलग स्ट्रेटजी है। मैराथन का दो केस होगा, एक होगा पब्लिक वाला मैराथन जो यूट्यूब पे होगा, और एक पर्सनल मैराथन कराऊंगा आप लोग के लिए, पर्सनल जो मेरे अपने इनरोल स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो वो मेरा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है ना, देखो क्या होता है, एक कहावत है ना, ज़्यादा भलाई करोगे तो भी खतरनाक होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भलाई के चक्कर में, जैसे मेरे को ये सीख मिला फिफ्थ सेमेस्टर से, ये जो सीख मिला फिफ्थ सेमेस्टर से मिला। क्या हुआ ना, फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने ऑडिट पढ़ाया, है ना, और ऑडिट जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो ऑडिट है वो सीए इंटर वाला ऑडिट है। जो सीए इंटर का स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे मेरी बात को। सीए इंटर में 16 स्टैंडर्ड है। अरे सीए इंटर में कितना स्टैंडर्ड है? 16। और तुम्हारे सीए इंटर बीकॉम में 12 स्टैंडर्ड है। सीए इंटर में 16 स्टैंडर्ड है, और बीकॉम में कितने हैं? 12 स्टैंडर्ड है। 4 स्टैंडर्ड कम है बस, ज़्यादा अंतर नहीं है बीकॉम का सिलेबस और सीए इंटर का सिलेबस, ऑडिट का बात कर रहा हूँ। मेन मेन चीज़ तो सब डाल दिया है। मैंने क्या किया ना, मैराथन करवाया। ठीक है, 8 घंटे का मैराथन करवाया कंटिन्यू, और सारे के सारे स्टैंडर्ड को डिस्कस किया, 12 का 12 डिस्कस किया। पूरे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में किसी ने स्टैंडर्ड पढ़ाया ही नहीं। अगर झूठ बोलता हूँ ना, किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लेना कि स्टैंडर्ड कौन पढ़ाया, मैंने 12 का 12 स्टैंडर्ड पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया, सारा चीज़ करा के कितना लगा? 8 से 9 घंटा लगा। बहुत साल बच्चा लोग देखा ही नहीं, बोला 8 घंटा कौन देखेगा, दूसरे का देख लेंगे ना, 2 घंटे में पढ़ा दिए। तो मैं जो मेहनत किया तो स्टूडेंट के लिए किया, इज्जत ही नहीं मिला। कितना व्यू गया पता है? 4,500। 4,500 व्यू गया, मतलब 4,500 लोगों ने देखा। उसमें भी कितना देखोगे पता नहीं, क्योंकि लंबा था ना, काफ़ी नहीं देखा। जिस टीचर ने 3,000 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ा दिया, उसका 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार व्यू गया। मैं व्यू के लिए नहीं पढ़ा था, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि भला करना चाहोगे तो तकलीफ हो जाएगी लोगों को। इसीलिए ना, आप लोग का जो मैराथन होगा, एक होगा जो इनरोल स्टूडेंट के लिए मैराथन है, जो आप लोग को लंबा टानेंगे पूरा डिटेल में। और एक आएगा मैराथन जो जस्ट बिकॉज होता है ना, मार्केट कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए 3 घंटे 4 घंटे का, वो एक आएगा। समझे मेरा बात? तो आप लोग को तो चाय पानी साथ ना करवा दिया जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जो जर्नल वाला होगा वो तो देखा जाएगा। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी हुआ। अब फिफ्थ सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स है, फिफ्थ सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स बना था, टफेस्ट इकोनॉमिक्स है। फिफ्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स है, बहुत टफेस्ट इकोनॉमिक्स है। आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में समझ में आ जाएगा आपको। और है 40 नंबर का है, देखने में 40 नंबर है, ऑडिट है 100 नंबर का, और इकोनॉमिक्स है 50 नंबर का। पर इकोनॉमिक्स का जो क्लास होगा ना, वो ऑडिट से ज़्यादा लगेगा। है 50 नंबर का, लेकिन जो क्लासेस होंगे वो ऑडिट से बड़ा, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। एक एक चैप्टर में 10-10 क्लास लगता है पढ़ाने में, 1.5-1.5 घंटे के हिसाब से। 15-15 घंटे के क्लास होते हैं। आ जाते हैं। तो मोनोपोली कहाँ पे ऑपरेट करना पसंद करेगा, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन? बोलो भाई। ग्रेटर देन वन को अपने क्या बोलते हैं? अरे ग्रेटर देन वन अपने को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एग्जाम में आ जाएगा कि मोनोपोली कहाँ पे ऑपरेट करना पसंद करेगा, लेस देन वन या ग्रेटर देन वन? ग्रेटर देन वन। अच्छा, लेस देन वन को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। और ग्रेटर देन वन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। वर्ड क्लियर है? ठीक है। कभी कभी ना ये लोग थोड़ा फैंसी वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, फिर बोलते इलास्टिक। बोला बराबर तो है रे भाई, इलास्टिक है ना, है ना, तू इलास्टिक है, तू मोटा इलास्टिक है, पतला इलास्टिक, भाड़ में जाए, इलास्टिक है ना तू, बस बात खत्म। आज का नया नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक नया टॉपिक, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन। मोनोपोली अंडर शॉर्ट रन। अच्छा, ये शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन। बोलो, खाना नहीं खाया तुम लोग? अब खाने की उम्मीद रखा है, मतलब 3,000 में क्या क्या व्यवस्था करे बता।
शॉर्ट क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है ये देख लो, कोई बताएगा? शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? कौन बता दिया? हम अपना इकोनॉमिक्स भूल जाएंगे? ये सब क्या सीख के आए हैं आप लोग? हाँ, पता है ना आपको मेरा टीचिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इकोनॉमिक्स से पढ़ाना, ठीक है। अगर हर एक सब्जेक्ट में 4 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तो इकोनॉमिक्स में कितना है? 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या बोलूँ, छोड़ो। शॉर्ट रन मतलब, लोकेश, हाँ, पर मतलब क्या होता है? वो तो हमको ही पता, फिक्स वेरिएबल होता है। आकाश बाबू, बता। अभी मत सोचना, कहीं घूमने गया था ना आकाश तू? स्टेटस जबरदस्त लगाया था। लोग चोरी का स्टेटस लगाता क्या दूसरे का? इप्सा लोग नहीं आई? नहीं पता, अच्छा। मंजीत, तू तो पढ़ी लिखी है, बता। पीछे, तिवारी जी बोल रहा है, एक तो खड़ा करके रखे हैं, ऊपर से क्वेश्चन कर रहे हैं आप। इधर अंजलि, बोलो कौन बोल रहा था? हाँ, जो कुछ समय के लिए होता है। हाँ, तो हम सब जीवन में कुछ समय के लिए आए हैं, तो शॉर्ट रन है। मतलब शॉर्ट रन का मतलब होता है ना, तुम लोग तो पढ़ा है मेरे से, हंस रही है दोनों। फर्स्ट में नहीं पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में तुम लोग को? एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड कहाँ गई? तू भी तो पढ़ी है। नाक बदले, सुपनवा के बाद मेरा नाक कटेगा इस बार, मेरा रामायण। एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड, हेलो। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। सर एक्चुअल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोडक्शन पीरियड। जो हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन पीरियड होता है ना, वो होता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन पीरियड। अब ये जो प्रेजेंट प्रोडक्शन पीरियड होता है, ये वैरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, है ना। हो सकता है किसी छोटे बिजनेस के लिए शॉर्ट रन का मतलब 3 महीना हो सकता है। अब अंबानी भाई साहब का बिजनेस छोटा है या बड़ा है? तो शॉर्ट रन मतलब, अगर तुम सोचो, अगर तुम अंबानी को बोलते हो कि अपना प्लांट चेंज करो, अब उनका अहमदाबाद का जो प्लांट है, अब होता बीघा में, बड़ा हेक्टेयर में प्लांट है। वो एरोप्लेन से 7 मिनट लगता है क्रॉस करने में, इतना बड़ा प्लांट है उनका, जो अहमदाबाद में उनका प्लांट है। अब उतना बड़ा प्लांट को अगर तुम बोलोगे कि भैया चेंज कर दो, कितना टाइम लगेगा? चेंज तो हो जाएगा, कितना साल लगेगा? लगेगा ना 4-5 साल। तो सिंपल मैं बताऊं, जितना प्रोड्यूसर को, सुनो, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? जितना वक्त एक प्रोड्यूसर को लगता है प्लांट चेंज करने में, वही उसके लिए क्या है? शॉर्ट रन। मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्लांट चेंज करने में 4 साल लगेंगे, तो मेरे लिए शॉर्ट रन कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया, क्योंकि 4 साल तक तो रेंट देना पड़ेगा ना। 4 साल तक तो रेंट देना पड़ेगा, तो कुछ एसेट फिक्स हुए कि नहीं फिक्स हुए? अगर मैं बोलता हूँ कि 4 साल लगेंगे मेरा प्लांट को शिफ्ट करने में, तो 4 साल तक रेंट देना पड़ेगा, 4 साल तक मशीनरी वहां पे रहेगी। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल। तो अगर मैं 4 साल तक रेंट दे रहा हूँ, तो लैंड तो फिक्स हो गया। 4 साल तक मशीनरी है, तो मेरा कैपिटल भी तो 4 साल के लिए फिक्स हो गया। कुछ फिक्स हो गया और कुछ क्या हो गया? वेरिएबल। तो 4 साल पीरियड क्या हो गया? शॉर्ट रन। मेरे जैसे भिखारी कोई बोले कि आप कोचिंग सेंटर चेंज करो, हम ही बोरिया बिस्तर उठाएंगे 2-4 दिन में चेंज कर देंगे, तो मेरे लिए शॉर्ट रन कितना हो जाएगा? 2 दिन। तो शॉर्ट रन वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। हर एक बिजनेस के लिए शॉर्ट रन क्या होता है? अलग होता है। आया बात समझ? तो शॉर्ट रन का जो एग्जैक्ट मतलब होता है कि प्लांट को चेंज करने में कितना वक्त लग रहा है आपको। जितना ज्यादा वक्त लगेगा आपका शॉर्ट पीरियड बढ़ेगा, जितना कम वक्त लगेगा आपका शॉर्ट पीरियड कम होगा। 1 साल 2 साल वो मनगढ़ंत कहानी है, वो लोग बना देते समझाने के लिए। बच्चा लोग कुछ भी समझा दो 11-12 में, बच्चा 11 में गया है, उसको क्या पता इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो पढ़ा दोगे मान जाएगा। बट आप तो बीकॉम में हो, आपको तो उल्टा पुल्टा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो शॉर्ट रन समझ में आया? जितना वक्त लगता है प्लांट को चेंज करने में, उस वक्त को अपने बोलते हैं शॉर्ट रन। अपने सिंपली क्या समझेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। जरूरी है क्या मैं प्लांट चेंज करूंगा? हेलो, जरूरी है क्या मैं कोचिंग सेंटर चेंज करूंगा? भाई अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों चेंज करूं? मैं क्यों चेंज करूं? तो मेरा शॉर्ट रन क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, जिस सेंटर में मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ चीजें फिक्स है? क्या फिक्स है? सर मेरा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो तो फिक्स है ना।
मतलब मेरा कैपिटल क्या है, सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए मेरा कैपिटल तो फिक्स है, सर्टेन पीरियड के लिए मेरा रेंट तो फिक्स है ना। तो लैंड फिक्स हो गया, इस कोचिंग सेंटर की बात करो ना भाई, रेंट फिक्स हो गया, मतलब लैंड, अरे रेंट किसकी इनकम होती है, रेंट किसकी इनकम होती है, ये टैक्स निकलो बाबा तुम लोग। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ चला, इकोनॉमिक्स में आ जा। बाप रे बाप। सुनो सुनो सुनो, मुझे नहीं पता तुम लोग का लेवल क्या है, हम समझ गए, छोड़ दो। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पहला क्या होता है, लैंड, दूसरा क्या होता है, तीसरा, चौथा, चलो, लैंड की जो इनकम होती है क्या बोलते हैं, रेंट, लेबर की जो इनकम होती है, ये सैलरी, कैपिटल इनकम, एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रेंट, वेजेज एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम, क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का अलग लैंग्वेज है, तुम लोग टैक्स वैक्स मिक्स कर देगा, हो गया खिचड़ी बिना पूछा का खिचड़ी बन गया। अलग अलग बैच करना पड़ेगा, टैक्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग करना पड़ेगा, तो डे अलग करना पड़ेगा। ए ये बताना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है, क्या है, टैक्सेबल इनकम फैक्टर इनकम, कौन सा है, फैक्टर इनकम। अच्छा, थोड़ा सा मैं बेसिक चेक कर ले रहा हूँ, तो मेरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ छोड़ दे, गुस्सा हो जाएगी। इधर बता, कोई कैपिटल बाद एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अच्छा मुझे एक बताओ, लैंड क्या होता है। अब तुम लोग तो सर बैठे तो हैं, देख लीजिए। हाँ, हमको लग रहा है ना मोनोपोली के पहले मैं गलती हो गया, मुझे लगा तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहा तो बेसिक नहीं लिया, गलती हो गया मेरे से। 5 क्लास लेना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का बेसिक का, तब जाकर तुम लोग। हाँ बोलो, फैक्ट तो मैं भी लिखा हूँ, लैंड इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक नंबर। एसेट, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, अब कोई बोलेगा टेंजिबल एसेट कहाँ गया आई वो गूगल कर रहा है बैठ करके, मेरे ही एडमिन मेरे को ही चूना लगा रहा है आकाश बाबू, व्हाट इज लैंड। हाँ, अरे हमको नहीं पता, तुम लोग का इकोनॉमिक्स का लेवल गया गुजरा है, हमको नहीं पता। हाँ, अब तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी या टैक्स, पहले कंफर्म कर दे। अकाउंट्स पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, अच्छा। अब बोल, हम स्टूडेंट है, बोल सुनो सुनो सुनो, अरे भाई सुन लो सुन लो सुन लो सुन, मेरा गलती है, माफी मांगता है, मेरा गलती है सब। लैंड, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड, ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है। हाँ, हम बोला, हम भी तो फ्री में आए, मत बोलना, तुम लैंड नहीं है, तुम इंसान है। सुन ले भाई, सुन ले सुन ले। हाँ, डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन, कि जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अरे सुन लो, जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर उसको क्या बोलते हैं, लैंड। मतलब हवा क्या है, ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, लैंड, एयर लैंड है एज पर द इकोनॉमिक्स, वाटर क्या है, लैंड है एज पर द इकोनॉमिक्स। अरे तुम हल्का समझ रखा है इकोनॉमिक्स को। हाँ तो कुछ नहीं पता है तुम लोग को, तभी तो मेरे पास आया है। चलो, ये माउंटेन क्या है, पेड़ पौधे क्या है, ठीक है, डीजल पेट्रोल ये सब क्या है, बोला मैं मिनरल ऑयल, ये सब मत बोलना है हाँ पता है, ये सब लैंड है। ऑल द, सुनो डेफिनेशन सुन लो, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, एक्सेप्ट, अरे हम भी तो भगवान के दिए भाई, इसका मतलब कि हमको लैंड समझोगे तुम, पता चला रेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा एक्सेप्ट ह्यूमन। तो जित ये तो गाना सुना ना, ये हवाएं फिजाए वाला जो गाना है पुराने टाइम का, तो जो गाना गाता है वही लैंड है,
इकोनॉमिक्स बोलता है जितना भी फ्री गिफ्ट है, मजाक जोक सपाट है ना, अब सीरियस सुन लो। ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड। कुछ भी, एयर वाटर नेचुरल गैसेस, कुछ भी जो भी नेचुरल है, जो मैन मेड नहीं है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो भगवान का बनाया हुआ चीज है, वो क्या है? सिंपल डेफिनेशन है लैंड की इकोनॉमिक्स हिसाब से। आया वसन है। लैंड का फीचर्स क्या है? लैंड की सप्लाई लिमिटेड है या अनलिमिटेड? पढ़े हो ना 3/4। चलो अब बताओ, लैंड आपका, लैंड का जो नेचर है ना, लैंड का जो नेचर है वो कैसा, एक्टिव या पैसिव? पैसिव है। लैंड बोलता हम कुछ नहीं करते, तुमको बिल्डिंग बनाना है तो मेरे ऊपर आओ बिल्डिंग बनाओ। हम जमीन को बोलते बिल्डिंग बन जा, बन जाएगा। अगर ऐसा बनता तो हम डेली बोलते। लैंड एक पैसिव फैक्टर है, कुछ करता होता है नहीं, करना पड़ता, एक्टिव फैक्टर नहीं। अच्छा तुम बताओ, लैंड का जो क्या बोलते प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वो एट ए टाइम वन है। एक लैंड पर एट ए टाइम एक ही काम कर पाओगे, या तो गेहूं, गेहूं का पैदावार करो या राइस का पैदावार। ऐसा नहीं होगा गेहूं राइस दोनों मिलकर बनाएंगे। दाल चावल नहीं बना सकते खेत में एक बार या तो दाल या चावल है बस हमने। ठीक है, चलो लैंड खत्म करो, लेबर आ जाओ। लेबर, पहले तो मेरे को ये चाटू क्लियर करने दो, फिर मैं मोनोपोली पाता हूँ। लेबर क्या होता है? हाँ दीदी वो भी गलत है। वो लेबर नहीं, वो लेबरर है। गलत बताओ तो सही बोल। एक होता, सुनो 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 सुनो, अरे मैं गलती मान रहा हूँ, मुझे पता था ये सब, तुम लोग नहीं बता पाए। ये जो इंसान है मोटा ताजा, ये इंसान को क्या बोलते हैं? लेबर नहीं बोलते बाबा, ये लेबरर। और इसका जो हार्ड वर्क है, जो इसकी मेहनत है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? लेबर। इसीलिए जब तुम लोग एग्जाम में जब तुम लोग आया था, मतलब खराब मार्क्स आया था, तुम मैम या टीचर रेड पेन से क्या लिखे थे? डू मोर लेबर। नहीं लिखा था? मेरे को तो लिखा था ना, डू मोर लेबर, कि तुमको लेबर करने की जरूरत ज्यादा है। तुम लोग क्या लेबर बन गया था उस वक्त? क्या किया था? मेहनत किया था ना। तो जो तुम मेहनत करते हो वो तुम्हारी क्या है? लेबर। और जो इंसान है वो क्या है? लेबरर। अरे बोल ना भाई, क्या है? लेबर। अब बताओ, लेबर और लेबरर में अंतर क्या है? मैं लेबरर, मेरी जो मेहनत, लेबर। आप आ जाओ, कैपिटल का मतलब पैसा। आई स्कैनर लगाओ। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट। जानते हो, अभी तो बीकॉम का इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। जब मैं एम कॉम का इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो क्लास इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि बच्चा एम कॉम में आया है तो एक तो प्रेस्टीज रहता है कि हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एम कॉम कर, वो अपने पे टैग है, लिटरली बता रहा हूँ। जब आप जेवियर से बीकॉम करते हो ना, तो एम जेवेरियन बोल करके लोग कूदते रहता है, टी शर्ट पहन लेगा जेवेरियन का, ये वो टैग लगा लेगा, घूमते रहता है। ऐसे ही अगर आप एम कॉम जेवियर से कर रहे हैं या कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एम कॉम करना वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग है। आप जब ग्रेजुएट होंगे समझ में आ जाएगा, लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लोग जब एम कॉम करते हैं ना, वो अपने आप में प्रेस्टीज वाला बात है। सब कोरोना वाले 80 नंबर लाए, 80% लाए हैं। ऑनलाइन था, सब आ गए एम कॉम की लिस्ट में, क्योंकि क्राइटेरिया होती है 65%। ग्रेजुएशन में 65% समझते हो, बहुत बड़ी बात है। ग्रेजुएशन में 65। अभी तो एमसीक्यू आ गया ना, इसलिए हंस रहे हो। जब लिखने वाला, मेरे टाइम पे मेरा खुद 64% आया था ओवरऑल, और ऑनर्स में आया था 75%। ऑनर्स में आया था 75%, ओवरऑल आया था 64%। तो ऑनर्स में था 75%, मेरा थर्ड लिस्ट में नाम आया था एम कॉम करने, जब मैं गया था बी कॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, थर्ड लिस्ट में नाम आया था। अब ग्रेजुएशन में ना बाबू 80 नंबर का लिख के आओगे ना, 40 या 45 मिलेगा। नंबर ही नहीं देता प्रोफेसर लोग। एक्चुअली सब प्रोफेसर, अच्छा अपने कॉलेज के प्रोफेसर को भी शांति से देखा है, ध्यान से कभी देखा, ऑब्जर्व किया है? लगता है जीवन से हारा हुआ आदमी है। अब सुसाइड कर लेगा। क्लास में आएगा तो लगे कितना फ्रस्ट्रेटेड बंदा है। अब वैसे बंदे से तुम मार्क्स का उम्मीद रख रहे हो? जो कॉलेज का, खासकर जयपुरिया कॉलेज, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, हमको तो कोई ढंग का लगा ही नहीं आज तक। कोई भी आ गया, हाँ हाँ, दो चार ठो सही बोला तुम,
हैं, आ जाती है दिमाग खराब करने। मैम लोग भी अलग ही, लगता है ब्रेकअप हो गया मैम लोग का भी, अलग ही फ्रस्ट्रेशन में रहती है, मतलब क्या बोलूं। तो नंबर ज्यादा नहीं आता, तो जब मैं एम कॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास चलता है। एक तो उन लोगों को कुछ नहीं आता, ये जो कोरोना वाला जो बैच था एम कॉम में 3 साल पढ़ाया। एम कॉम के फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो थोड़ा इजी है, सेकेंड सेमेस्टर बहुत टफ इकोनॉमिक्स है। कलकत्ता में मतलब टीचर टाइप, वो समझो टीचर होगा तो इक्का दुक्का टीचर होगा, उसमें मैं वन ऑफ दम आता हूँ। इसी बार एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर का 100 स्टूडेंट था, एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, वो बैच इतनी खतरनाक बैच होती है, एक तो किसी कुछ भी नहीं आता है और है भयानक लेवल का। बिलीव नहीं करेगा ना, 40 नंबर के लिए इस बार 65 क्लास दिए हैं। 40 नंबर के लिए 65 क्लास, और एक क्लास का ड्यूरेशन था 2 घंटे, तब जाके 40 नंबर कवर हुआ। और उसमें भी एक चैप्टर छूट गया मेरे से, बेसिक नहीं पता किसी को। तो इकोनॉमिक्स में वही संभल पाएगा जिसका क्या है, बेसिक्स है। और ऊपर से एमसीक्यू अलग खतरनाक चीज। नॉर्मल एमसीक्यू तो समझ जाओगे, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर जो बहुत धुरंधर है ना, उसको बोलो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, आए एग्जाम देने बैठे, वो पढ़ ले जितना उसको तैयारी करना है, वो जितना तैयारी करना पढ़ ले। हम पेपर सेट करते हैं, एग्जाम देके दिखाए। लैंग्वेज होता ना, लैंग्वेज घुमा देता है, लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे, वही प्रॉब्लम है। इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। 4 सेमेस्टर में सीरियस होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5th सेमेस्टर टैकल नहीं कर पाओगे। पूरे बीकॉम में पूरे बीकॉम में सबसे ज़्यादा कोचिंग इंडस्ट्री में एडमिशन होता है 5th सेमेस्टर में, क्योंकि पूरा ऑनर्स होता है, पूरा ऑनर्स पेपर होता है, संभाल नहीं पाओगे अगर अभी से सीरियस नहीं होगा हो। तो 5th सेमेस्टर नहीं संभाल पाओगे, वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर है। सबसे टफ सेमेस्टर है आने वाला 5th सेमेस्टर। समझे मेरा बात। 30 ऑडिट का ना 30-30 हज़ार व्यू गया है, जो लोग टीचर करे। मेरा तो नहीं गया, बाकी टीचर 30-30 हज़ार व्यू गया। मेरा क्यों नहीं गया बोला ना, 8 घंटा पढ़ा दिया था इसलिए नहीं गया। कोई 4 घंटा पढ़ाया उसका चला गया। आ जाओ, इसका इसका मतलब नहीं कि मैं गंदा पढ़ाया था, कमेंट पढ़ना बड़ा तारीफ मिला था। ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है? कैपिटल को बोलते हैं प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सुनो। कैपिटल ना, सुनो सुनो, मैंने 10 लाख रुपया कमाया, मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा, टेंशन ना लो। मैं 10 लाख रुपया कमाया, ये मेरी क्या हो गई, वेल्थ। अरे जो मैं कमाया ये मेरी क्या हो गई, वेल्थ। इसमें से मैंने 4 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, 4 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, सुनो। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स बोलता है प्रोड्यूस्ड, क्या बोलता है, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले बोलता प्रोड्यूस करो, और फिर बोलता फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करो। पहले क्या बोलता, प्रोड्यूस करो, फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करो। तो पहले मैंने कितना प्रोड्यूस किया था, 10 लाख। कैसे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये प्रोडक्शन है कि नहीं प्रोडक्शन है। आपकी कल को सैलरी, कल को आप मेहनत करोगे, एम्प्लॉय बनोगे या बिजनेस खड़ा करोगे, तो प्रोडक्शन है कि नहीं प्रोडक्शन है ना प्रोडक्शन। जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा कि प्रोडक्शन में क्या 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 आता क्या नहीं आता। फिलहाल के लिए समझो, मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ ये प्रोडक्शन का पार्ट है। सपोज मैंने टीचिंग करके 10 लाख रुपया कमाया, ये मेरा प्रोडक्शन वाला पैसा है, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूस। अरे ये 10 लाख रुपया क्या हो गया, प्रोड्यूस। इस 10 लाख में मैंने 4 लाख क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अपने पापा के बिजनेस में या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 4 लाख मेरा क्या हो गया, कैपिटल। अच्छा, ये 4 लाख मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, फर्दर। अरे मैंने 4 लाख रुपया यूज किया बिजनेस में, बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन। तो 4 लाख रुपया यूज किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जिससे बदले मेरे को क्या मिले, मोर देन 4 लाख। मोर देन क्या मिले, 4 लाख। तो कैपिटल क्या होता, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रोड्यूस करो फिर प्रोडक्शन के लिए यूज करो। तो जो आपने प्रोडक्शन के लिए यूज किया वही आपका क्या है, कैपिटल। तो मैंने कितना यूज किया प्रोडक्शन के लिए, कितना यूज किया प्रोडक्शन के लिए, तो 4 लाख मेरी क्या है, कैपिटल। 10 लाख मेरी क्या है, वेल्थ। अच्छा, ऑन्टरप्रनर तो पता है ना तुम लोग को, ऑन्टरप्रनर पता है ना, ठीक है। अब कैपिटल का भी है, रियल वेल छोड़ दो, भाड़ में जा। ये सॉफ्टवेयर में मैं आ रहा था। सॉफ्टवेयर में चालू नहीं हुआ था ना। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। एक्चुअल मतलब प्रेजेंट टाइम। अच्छा, इस रूम के बारे में सोचो, इस सेंटर के बारे में सोचो,
कुछ चीजें फिक्स है, कुछ चीजें क्या है, क्या फिक्स है, भगवान करे फिक्स करा दो। क्या क्या फिक्स है? सम फैक्टर्स फिक्स, फॉर एग्जांपल लैंड, और मेरा कैपिटल तो फिक्स है ना, डेली थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और सम, मैंने फैक्टर वर्ड यूज किया, क्यों फैक्टर वर्ड यूज किया? क्योंकि लैंड क्या है, फैक्टर, कैपिटल क्या है, फैक्टर। एक एक स्टेटमेंट सुन लो, जीवन भर के लिए काम आएगा। इकोनॉमिक्स बोलता है पैसा वही कमा सकता है जो फैक्टर है। पैसा वही कमा सकता है जो क्या है। आप पैसा कमा सकते हो, आप क्या हैं, लेबरर। याद करो, लेबरर क्या करता है, लेबर। आया बस हमने। तो जो पैसा कमा सकता है वही फैक्टर है। लैंड से पैसा कमाया जाता है, कैपिटल से पैसा कमाया जाता है, लेबर से पैसा कमाया जाता है, ऑन्टरप्रेनर स्किल से पैसा कमाया जाता है। तो हो गया फैक्टर। समझे, मेरा सिंपल स्टेटमेंट है। तो सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज। क्या क्या चेंज होता है? मेरा इंप्लॉय फिक्स होगा या चेंज होगा? चेंज होगा। तो मेरा जो वेजेस एंड सैलरी होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब मैं इसको लेबर वर्ड यूज कर दे रहा हूँ। कौन सा वर्ड, लेबर। और मेरा ऑन्टरप्रेनर स्किल, ये क्या है, वेरिएबल। मेरा जो ऑन्टरप्रेनर स्किल है वो वेरिएबल है, जो लेबर है वो वेरिएबल, वो फिक्स नहीं होगा। आप बताओ, दिमाग हमेशा फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? अरे जो मेरा ऑन्टरप्रेनर स्किल है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन लेता है। ठीक है, मेरे एम्प्लॉय भी फिक्स नहीं, कभी बढ़ते कभी घटते हैं। लेकिन फिक्स क्या है, लैंड और कैपिटल। प्रेजेंट टाइम में ये फिक्स है, क्या जीवन भर के लिए फिक्स रहेंगे? हाँ, क्या जीवन भर के लिए फिक्स रहेंगे? नहीं फिक्स रहेंगे। तो जितने देर के लिए आपके कुछ फैक्टर फिक्स हैं और जितने देर के लिए कुछ फैक्टर क्या है, वेरिएबल। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जा रहा है, उसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट रन आर द प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन पीरियड वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। क्लियर हुआ? मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। आपके पापा बिजनेस करते होंगे, उनका दुकान होगा या कुछ तो होगा, तो वहां दुकान का रेंट फिक्स होगा। कैपिटल, उनका इन्वेस्टमेंट तो फिक्स होगा, जो भी उन्होंने लगाया इन्वेस्टमेंट वो भी तो फिक्स होगा। आया सामने? पर लेबर तो फिक्स नहीं होगा और ऑन्टरप्रेन्योर स्किल फिक्स नहीं होगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अब मैं बात सुनो, मैं मोनोपोली हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मोनोपोली हूँ। तो शॉर्ट रन में मैं हूँ मोनोपोली। तो शॉर्ट रन में मेरे साथ तीनों केस हो सकता है। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है। शॉर्ट रन में मुझे क्या मिल सकता है? अच्छा, शॉर्ट रन में मुझे सुपर नॉर्मल या एब नॉर्मल। किसको बोरिंग लग रहा है क्लास? उसके लिए मुजरा व्यवस्था करवाते हैं, मुजरा, डांस, डीजे। कब सीरियस होगा तुम लोग जीवन में, मतलब समझ में नहीं आता। लग रहा है अत्याचार हो रहा है क्या? अत्याचार हो रहा है तो अभी निकल जाओ, गेट खुला हुआ, वैसे भी गेट बंद ही नहीं होता मेरा। खुला हुआ रहता है, चलो जाओ। 4 सेमेस्टर तुम लोग आ गया। 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल। इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 साल मतलब 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल। 1 साल के बाद जो वाट लगने वाली तुम्हारी ना, बीइंग ए टीचर, बड़ा भैया, वेल विशर, जो समझना समझ लो। हम तुमको फैक्ट बोलेगा, हम कभी भी तुमको अंधकार में नहीं रखेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन जो तुम्हारी वाट लगने वाली है ना, वो दिन और रात का डेफिनेशन भूल जाएगा तुम लोग। और दोस्ती की डेफिनेशन सबसे पहले भूलेगा भूलेगा। ये जो दोस्ती दिख रही है ना, ये कोई नजर नहीं आने वाला है। आफ्टर ग्रेजुएशन कोई नजर आने वाला। कुछ लोग स्टेट छोड़ के भाग जाएंगे, देखना तुम्हारे साथ देख होगा, पक्का होगा। मेरा वर्ड याद रखना, जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, अगर एक भी गलत होगा आप बता देना मेरे को। सबसे पहले दोस्ती टूटेगी, सबसे पहले ग्रेजुएशन खत्म होता है दोस्ती टूटेगी। माँ बाप का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद लड़की बड़ी होगी, अलग अलग चक्कर चलता है। अगर पढ़ाई लिखाई करोगे तो बच जाओगे। नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तो हाथ पीला कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना? पीला मतलब, हाँ वही बात है। ठीक है, अलग ही चक्कर हो लड़की लोग का। लड़का लोग का तो बात ही छोड़ दो। लड़का लोग तो ब्रेकअप से क्या डिप्रेशन में आएगा, जो ग्रेजुएशन के बाद डिप्रेशन में आएगा। ब्रेकअप का डिप्रेशन तो टोलरेबल है, दोस्त यार तो आ भी जाते हैं, भाई चल कोई बात नहीं, मेरा भी कटा था तेरा भी कट गया। लेकिन वो तो सहानुभूति मिल जाती है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन दोस्त भी निकम्मा, आप भी निकम्मे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? कोई सहारा नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम, एक चीज सीख जाओ जीवन में। मेरे पापा सफरिंग फ्रॉम कैंसर, लिटरली बता रहा हूँ। प्री स्टेज कैंसर है, जो भी वट एवर,
मेरे को पता है कि मुझे ही सॉल्व करना है, मेरे को पता है ये ट्रीटमेंट मुझे ही करवाना है, मैं क्यों ढिंडोरा पीटूं? आप मेरे स्टूडेंट हो, आपका क्लासेस हैम्पर होगा तो चाटो, मेरे को बताना जरूरी था, वरना मैं बताता ही नहीं। मैंने अपने बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, ये कोई बताने वाली चीज है? मेरे को पता है दिस इज माई प्रॉब्लम एंड द ओनली पर्सन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो मैं खुद हूं, मैं क्यों ढिंडोरा पीटूं? सहानुभूति मिलकर क्या होगा? सहानुभूति अगर मेरे को कोई आके बोल दिया नहीं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, क्या उसके बोलने से ठीक हो जाएगा? तो जीवन में अगर ये चीज समझ में आ जाते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, सिंपत्ति वाला चक्कर खत्म, पहला चक्कर खत्म। जिस दिन ये रियलाइज होगा तुम्हारी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। पापा हैं बचा ले, पापा भी नहीं बचा पाए, कितना दिन बचाएंगे तुमको पापा? अरे उनका भी तो धीरे धीरे लाइफ गेटिंग ओल्डर डे बाई डे, कितना उम्मीद रखोगे? भैया से उम्मीद मत रखना, भैया की जब तक शादी है, जब तक भैया की शादी नहीं हुई तब तक भैया तुम्हारे अपने हैं। हाँ, जिस दिन भैया शादी हो जाएंगे, भैया पटीदार हो जाएंगे। पटीदार समझते हो ना? पड़ोसी, क्योंकि उनको कंट्रोल करने में कोई और आ गया। अगर कोई दीदी होगी जब तक शादी भी, भैया भैया दीदी वाला चक्कर तब तक जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ। तो मैं बहुत फैक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब तक शादी ब्याह नहीं हो तब तक भैया है, दीदी है, सब है, फलाना ढिमका। शादी ब्याह हो गया, वो अपना जीवन में मस्त है, उनका अपना जीवन है फिर। और एक एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, इस एज में ना सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरा वर्ड समझिएगा। इस एज में सब पढ़ाई कर, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आप जिसको पसंद वसंद करते हो वो भी पढ़ाई कर रही है। लड़का हो लड़की, तुम लोग चेंज कर लेना, हाँ? लड़की मतलब करता होगा, लड़की वो समझेगा, हाँ ठीक है। तुम्हारा जो दोस्त होगा, अरे दोस्त को भी लोग पसंद करते हैं, तुम लोग इतना वेल्ला क्यों बन गया रे? इतना वेल्ला लड़का लो, इतना वेल्ला करी क्यों? पसंद नहीं करता दोस्त को, करता है ना? तो जिसको भी आप लोग पसंद करते हैं ना, चाहे दोस्त मेल हो या फीमेल हो, वो भी पढ़ाई कर रहा है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तकलीफ नहीं होगी। मेरा वे ऑफ टॉकिंग में भी गलत हो सकता है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, हम फैक्ट बता रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई करी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो और सामने वाला का जॉब लग गया और घूम रहा है, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो जाओ लाइफ में सेटल हो जाओ, एट द एज ऑफ 24 25 सेटल हो जाओ। क्योंकि 25 के बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि कुछ लोग का शादी ब्याह हो गया, अलग ही घूम रहे हैं। कुछ दोस्त यार का अच्छी अच्छी जॉब लग गई है, उनका वे ऑफ अभी तो फटी जैसा घूम रहा है, बाद में कुछ अच्छा पहन कर घूमेगा। तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि उसकी लाइफ बदल गई है, साथ में बैठते थे और आप अभी वही पढ़ाई कर रहे हो, सामने वाला मस्त पैसे छाप रहा है। तुम्हारे घर वाले टोन मारना स्टार्ट कर दे, उसका लड़का देखो ये बन गया, तुम्हारा दोस्त को देखो घर ले लिया, तुम अभी बाप के घर पे चल रहे हो। तो कहने का मतलब क्या, अभी सब पढ़ाई कर रहा है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, जो साथ का वो भी पढ़ाई कर रहा है, ना वो चमका पाएगा ना आप चमका पाओगे। आ रहा हो सामने? बराबर स्टेटस भी बराबर है, तकलीफ नहीं होगी। जैसी स्टेटस तुम्हारे दोस्त का ऊपर, थ्री डेट में याद है ना, थ्री डेट क्या बोला था? दोस्त, दोस्त वाला कहानी याद है ना? कि दोस्त अगर, हाँ अगर पास हो गया तो, दोस्त अगर ज्यादा टॉप कर गया ना, ये बस फैक्ट है, तुम्हारा दोस्त का पैकेज लग गया 20 लाख रुपया, तुम्हारा पैकेज लग गया 10 लाख रुपया, उसी दिन दोस्ती टूट गई। तो जलन का भावना आ जाता है, तेरा 20 लाख कैसे मेरा 10 लाख। इसलिए एक, जो भी समझते हो अपने जीवन में मेरा इंपॉर्टेंस, एक वर्ड समझ लेना, अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब सब समझ रहे हो ना? तुम्हारे स्टेटस बता रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं, जबरदस्त पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुम पढ़ाई करते रह जाओगे और सामने वाला आगे निकल गया, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या तो स्टेटस देखना बंद कर दोगे उसका, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, इसलिए अगर अच्छा लगे तो मान लेना, वरना तुम्हारा तो कोई नहीं बता सकता, हेल होने वाला पक्का लाइफ है। इसलिए अभी एकदम ये मत सोचना कि 1.5 घंटे क्लास में अभिषेक सर आपको एंटरटेन भी कर देंगे। आई एम नॉट लाइक अदर टीचर कि मैं एंटरटेन करके पढ़ाऊंगा। मेरे को 1 घंटा पढ़ाना वो प्रोडक्टिव, बिकॉज मेरे को अपने समय का कीमत है, तो आपके भी समय कीमत है। तो मैं वो मुजरा वाला हिसाब नहीं यहाँ पे रहेगा, हाँ बीच में हंसी मजाक होगा पर क्लास सीरियस चलेगा। अभी स्टार्टिंग का डे इसलिए इतना एक्स्ट्रा लेक्चर दे रहे हैं, बाद में नहीं करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बता दो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बता दो, बोल बोलो भाई बोल। हाँ बाबू, हाँ मतलब प्राइस इक्वल टू
एवरेज कॉस्ट। प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, सुपर नॉर्मल। और लॉस क्या हो गया, प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। अच्छा, आपका एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में डायग्राम में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। तो डायग्राम बना के समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कोई और समझा सकता है अपार्ट फ्रॉम हमारे अलावा, तुमको छोड़ करके। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट एकदम बोल सकता है। आगे बताओ, आगे और कुछ है इसका मतलब। अच्छा, ब्रेक इवन मतलब नॉन प्रॉफिट, ब्रेक इवन मतलब नॉन प्रॉफिट। लास्ट क्लास पढ़ा था, लास्ट क्लास पढ़ा था डे 2 का। आज पहला क्लास कर रहे हैं आप लोग। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया ना, सुनो, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप सेल करते हो, सेल करते हो तो प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हो या विदाउट प्रॉफिट ऐड सेल करते हो। पहले ऐड कर फिर सेल करते। तो जब ऐड करते हो तो वो होता प्री एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अभी मैथमेटिक्स में नहीं ढुक रहा हूँ, अभी आऊंगा धीरे धीरे, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना आपने प्रॉफिट ऐड किया था सेल में, आपको उतना प्रॉफिट मिल गया। जितना प्रॉफिट आपने ऐड किया था आपको उतना प्रॉफिट मिल गया। सपोज 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 ये बोतल है, सपोज मैं बोतल बेच रहा हूँ, तो मैंने सोचा था कि पर बोतल में मैं 10 रुपया का प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो मान लो कॉस्टिंग आ रही है 20 रुपया, मैंने प्रॉफिट कितना ऐड किया, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 रुपया कॉस्टिंग, 10 रुपया मेरा खुद का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपया। कस्टमर ने मेरे को 30 रुपया दे दिया। कस्टमर ने कितना दिया, तो मैंने कितना प्रॉफिट एज्यूम किया था, मिला कितना 10। जितना एज्यूम किया था, जितना एस्टिमेट किया था उतना मिल गया। जितना एज्यूम किया था, जितना एस्टिमेट किया उतना मिल गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड किया था, 10 रुपया, लेकिन सामने वाला कस्टमर लग रहा था अंबानी का खानदान का है। सामने वाला कस्टमर कहाँ का है पता है, ब्लेजर पहन के आया था बोतल खरीदने। है, वो भी 3 पीस, जून के महीना में। सोचो कितना लग्जरियस बंदा होगा, 3 पीस पहना है, वो भी जून के महीना में, पसीना वसीना हो रहा है। हम बोले 350 रुपया, और उसको बोले ब्रांडेड है। हाँ, बिल गेट इसी पानी पीते थे। सुना, सामने वाला बंदा को मैंने बोला 350 रुपया, भाई सामने वाला का सूट पहन के बोतल खरीदने आया है, तो 30 रुपया बोलेंगे तो मेरे को बोलेगा कैसा दुकानदार है, सस्ता सामान दिखा रहा है मेरे को। मैंने बोला भाई साहब 350 रुपया। बड़ा आदमी बार्गेनिंग करता है नहीं। अच्छा, कितना कॉस्टिंग था, कॉस्टिंग था, कितना प्रॉफिट ऐड किए थे। तो नॉर्मली मैं कितना रुपया एक्सपेक्ट कर रहा था, 10 रुपया ना प्रॉफिट में। प्रॉफिट में कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 10 रुपया, बेचा 350 में। तो 350 में से 20 रुपया कॉस्टिंग माइनस करो, कितना 330 रुपया। 330 में से 10 रुपया मैंने प्रॉफिट एज्यूम किया था, वो भी माइनस करो। 320 रुपया कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला, उम्मीद से ज्यादा मिला। इसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जितना एज्यूम किया था उससे ज्यादा मिल गया। वो स्कूल वाला भूल जाना कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सुपर नॉर्मल का मतलब क्या हो, जो सोचा था उससे ज्यादा मिल गया, हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा है लॉस। अब एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, क्लास छोड़ के भागना मत। लॉस का मतलब लॉस नहीं होता है, भाग जाओ सब लोग क्लास छोड़ के। मैं क्या बोलने वाला हूँ, लॉस का मतलब लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किया था, तीसरा एग्जाम्पल है, सामने वाला को बोला 30 रुपया। अब सामने वाला बार्गेनिंग, हम लोग की मम्मी लोग पहुंच गई होगी। अब मम्मी लोग तो आएगी, तो जब तक चमड़ा उसका ना निकाले दुकानदार का छोड़ने वाली नहीं है। मम्मी लोग स्टार्ट की भैया 10 रुपया। उन लोग का ऐसा मैथ है ना, जो वैदिक मैथ भी चाणक्य फेल हो जाए, ऐसा मैथ है। सामने बोला 20 30 रुपया, बोलती 10 रुपया हम देना दे दो। हम बोले यार ये तो मेरा भी मैथ खराब कर दिया। हम बोले दीदी कॉस्टिंग नहीं पड़ता है, इतना कॉस्टी है, 20 रुपया मेरा कॉस्टिंग है। जो प्राइस बोलना 20 रुपये ऊपर बोलिए, उसके नीचे दे ही नहीं पाऊंगे। मैं बोले अच्छा कोई बंद, 20.5 रुपया। बोला 21 रुपया। ऐसे करते करते मान लो 25 रुपया में डील फाइनल हो गया। मैंने कितना प्रॉफिट एज्यूम किया था, मिला कितना, वो लॉस हो गया। पर लॉस का मतलब क्या, एक्चुअल लॉस हुआ। वही मैं बोल रहा था कि लॉस का मतलब जरूरी नहीं आपको एक्चुअली लॉस हुआ। लॉस का मतलब यहाँ पे ये होता है जितना प्रॉफिट एज्यूम किया था उतना प्रॉफिट नहीं।
स्कूल में क्या सिखाया गया था? थोड़ा प्रैक्टिकली प्रूफ करते इसको। हाँ हाँ, क्या बोला? अरे कोरोना वाला है तुम लोग। ध्यान दिया। डोंट वरी, तुम लोग बहुत सेफ हैंड में है, सिखा देंगे सब, चिंता मत करो। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सुन लो सुन लो। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दो प्रकार कॉस्ट होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, पढ़ाए थे लास्ट क्लास में ना, और एक होता है इम्प्लिसिट। कैसे, मैं बता रहा हूँ, सुनो। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक सुन लो। एक्सप्लिसिट का मतलब, एक्सप्लिसिट का मतलब, अरे ब्रेक चाहिए तो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूँ, चाहिए ब्रेक? थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ना, बिजनेस आउटसाइडर को पे कर रहा है। बिजनेस किसको पे कर रहा है? आउटसाइडर को। बिजनेस ने आउटसाइडर को पे किया, सपोज रेंट दिया, मान लेते भाड़े पे था, रेंट दिया। लेबर घर वाला या बाहर वाला? अरे लेबर बाहर, वेजेस एंड सैलरी पे किया। मान लो कैपिटल, हमने बैंक से लोन लिया था कैपिटल के फॉर्म में, तो क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। तो आउट बिजनेस, अच्छा तुम बताओ पे कौन करता है, बिजनेसमैन पे करता है या बिजनेस पे करता है? पे करता है बिजनेस। बिजनेसमैन तो एक माध्यम है, बिकॉज वो नेचुरल पर्सन और बिजनेस का एक आर्टिफिशियल पर्सन। आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होते हैं, ठीक है? अब सुन लीजिए। बिजनेस ने पे किया आउटसाइडर को। बिजनेस किसको पे किया? आउटसाइडर को। जो आउटसाइडर को पे करेगा उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है? अच्छा, बिजनेस अपने मालिक को भी तो पे करेगा। तुम लोग पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, पढ़ा है ना? शेयर होल्डर कंपनी क्या होते हैं? और तुम लोग ये भी पढ़ा है कि शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और ये भी पढ़ा है डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कुछ गलत बोल रहा हूँ? तो जो तुमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? प्रॉफिट ही मिल रहा है ना। और ये प्रॉफिट कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है ना। तो जो दे रहा है वो खर्चा या इनकम? अरे बिजनेस दे रहा है ना, खर्चा या इनकम? खर्चा है ना, मतलब बिजनेस का दायित्व तो बनता है, दायित्व तो बनता है वो प्रॉफिट पे करे, है ना? चलो, याद करो पीएल अकाउंट में, हम लोग जब इंडिविजुअल पीएल अकाउंट बनाए थे, फाइनल अकाउंट बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो वहां पे टू नेट प्रॉफिट करते थे। और टू नेट प्रॉफिट मतलब इनकम या खर्चा? टू नेट प्रॉफिट। अरे टू में आता था ना, तो अकाउंट टीचर गला क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त कि नेट प्रॉफिट मतलब खर्चा? उस वक्त तुम लोग का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि भैया प्रॉफिट को तुम टू साइड में क्यों दिखा रहे हैं? और बाद में यही प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था। क्यों ऐड करते थे? क्योंकि कैपिटल किसका लगाए हो? मेंबर का। तो प्रॉफिट भी किसका? मेंबर का। मिलेगा भी किसको? मेंबर को। तो कौन पे करेगा? बिजनेस। बिजनेस पे करेगा खर्चा या प्रॉफिट? खर्चा या इनकम? अरे बिजनेस पे करेगा ना खर्चा। प्रॉफिट क्या है इकोनॉमिक्स हिसाब से? प्रॉफिट क्या है, इनकम या खर्चा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट। आ रहा ना? तो जब बिजनेस अपने ओनर को पे करेगा, वर्ड पे ध्यान देना, जब बिजनेस किसको पे कर रहा है? ओनर को पे कर रहा है। आ रहा समझ? उसको अपने बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो यहां पर ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपने क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बिजनेस ने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, इंटरेस्ट पे किया, किसको पे किया? आउटसाइडर को। तो कौन सा खर्चा? कौन सा खर्चा? एक्सप्लिसिट। बिजनेस ने अपने मालिक को पे किया, बिजनेस ने अपने मालिक को पे किया, कौन सा खर्चा? अरे बिजनेस ने किसको पे किया? अपने मालिक को। कौन सा खर्चा? इम्प्लिसिट। दोनों खर्चा है ना, दोनों खर्चा है ना। मान लेते हैं ये था 8 रुपया, एक्सप्लिसिट कितना था और इम्प्लिसिट कितना था? 2 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? कितना रुपया? 10 रुपया। अच्छा, टोटल कॉस्ट से हमें क्या निकलता है? अच्छा इसको मैं 100 रुपया मान लेता हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, 80 कर लेता हूँ, इसको 20 कर लेता हूँ, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 100 रुपया। टोटल कॉस्ट से हमें क्या निकलता है? अरे टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? एवरेज कॉस्ट। मान लेते हैं एवरेज कॉस्ट आया 10 रुपया। एवरेज कॉस्ट कितना आया? एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट। मान लेते हैं इस पेन की पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपया। आप मुझे बताओ, क्या टोटल कॉस्ट में, बस 2 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा, क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है? देख के बताइए, क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है? 80 + 20 क्या होता है? 80 क्या है?
एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब 20 क्या है? बोल, कॉस्ट बोल। कॉस्ट तो प्रॉफिट क्या हो गया, है ना? अरे इम्प्लिसिट मतलब क्या हो गया, बिजनेस अपने मालिक को पे कर रहा है, तो जो बिजनेस अपने मालिक को पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब बिजनेस आउटसाइडर को पे करेगा क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दोनों खर्चा मिला के क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। 80 रुपया था आउटसाइडर, 20 रुपया था मालिक वाला, मिलाकर कितना हो गया, 100 रुपया। तो 100 रुपया हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट। आप बताइए क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है? अरे भाई, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट नहीं ऐड है। यस, 100 रुपया कहाँ से आया, कौन सा मैथ पढ़ रहा है तुम लोग, तुम लोग क्या ब्रेक में कोई सूखा नशा वसा कर लिया था क्या? अरे ये 100 रुपया भाई, 80 रुपया एक्सप्लिसिट हो गया, और 20 रुपया क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। वही दोनों मिला के तो आया ना टोटल कॉस्ट। तो क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है? तो नहीं क्यों बोला था, मतलब हमको क्या चाहता, हम पागल हो जाए? अब आप बताइए, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है, सुन लीजिए। देखो, दो तरीका है पढ़ने का, हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं अपने बारे में। दो तरीका, एक है पढ़ा पढ़ा के निकल जाना, वाह वाही हो जाएगी, सर ने खूब अच्छा पढ़ाया। एक है बोरिंग तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगा, क्वेश्चन आंसर लगेगा, थोड़ा सा ह्यूमिलेशन वाला फीलिंग आएगा कि सर तो बदतमीजी कर रहे हैं, सबके सामने इंसल्ट कर दिए। थोड़ा सा ये खराब तरीका हो गया पढ़ाने का। चॉइस इज योर। ढुक करके पढ़ाना है, मेरे पास दोनों तरीका है। आईएफएस, आईएफएस 6 महीने पढ़ाए थे और बाद में 2 घंटे में ख़त्म कर दिए थे, तो मेरे अंदर दोनों एबिलिटी है। पूरा सेमेस्टर 2 घंटे में ख़त्म करना है या पूरे सेमेस्टर को ढुक करके पढ़ना है, चॉइस इज योर। बता देना मैसेज करके, पर्सनली बता देना। अगर ढुक करके पढ़ना चाहते हो तो एक एक लेयर हटाना पड़ेगा, एक एक दिमाग का एक एक लेयर का यूज करना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो? आई एम नॉट लाइक दैट टीचर कि पैसा मिल गया काम खत्म। कि पुराने स्टूडेंट मेरे से इसलिए जुड़े रहते हैं ना कि ना मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा नहीं है। वो उनको पता है कि वो 1 रुपया भी देते हैं तो उनको बहुत 1 रुपये की वैल्यू मिलती है, और फिर जाके वो तारीफ करते हैं। वो भी कोई तब तो पेमेंट करके तारीफ करवाता है। हम आज तक किसी को कोई आके बोल देगा अभिषेक सर ने पैसा दिया तारीफ करने का, कभी ना। मेरे को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसी मार्केटिंग हो जाती है, क्योंकि वो मेहनत दिखता है। मेरा बात समझो। तो आप बोरिंग, मेरे डीप से बोरिंग मत होना। जिस दिन बोरिंग हुआ बता देना, मेरे पास दूसरा तरीका है समझाने का। नहीं तो ऊपर ऊपर करके निकल जाऊंगा, हमको क्या, मेरा तो मेहनत बचेगा, मेरा जल्दी सिलेबस पूरा होगा, मेरा मेहनत बचेगा, हम दूसरा बैच चालू करके और पैसा कमा लेंगे। क्या तकलीफ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। हम तो आपके लिए सोच रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है पढ़ा के मैं, मेरे को आता है तभी पढ़ाने आया हूँ। आपको सीखना तो शिद्दत से सीखो, बार बार मेरे को ये चीज़ रिमाइंड मत करवाने देना, ठीक है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी और को फॉलो करके कुछ और कर पाओ, क्योंकि एट द एज ऑफ 25 मेरा 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है? हाँ, क्लास 12 के पास से पढ़ा रहा हूँ और बीकॉम पढ़ा रहा हूँ, तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो जो तुम्हारे भैया पढ़े हैं वो जानते हैं मेरे बारे में अच्छे से, इसलिए जो बोलता हूँ एकदम एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, समझो मेरा बात। टोटल कॉस्ट में क्या प्रॉफिट ऐड है, क्या ऐड है? अच्छा, टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है तो एवरेज कॉस्ट में भी प्रॉफिट ऐड है ना, है ना? चलो आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का डेफिनेशन पे। नॉर्मल प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है बाबू? प्राइस इक्वल टू, मान लेते मेरा एवरेज कॉस्ट है 10 रुपया, मान लेते मेरा एवरेज कॉस्ट है 10 रुपया, और मैंने प्राइस भी रखा। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट या टोटल यूनिट? तो अगर एक यूनिट, मान लो ये एक यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपया, और एक यूनिट की प्राइस मैंने रखा 10 रुपया, तो आपको क्या लगेगा, या 10 रुपया खर्चा और 10 रुपया, 10 रुपया खर्चा और 10 रुपया प्राइस, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, यही लग रहा है ना? तो जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट वर्ड क्यों लिखा गया? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्कूल में क्या बोलता है, नो प्रॉफिट है, गलत बोलता है कि नहीं, गलत बोलता है, गलत बात। क्योंकि इस एवरेज कॉस्ट में प्रॉफिट क्या है, हिडन है, ऑलरेडी क्या है, ऐड है। तो अगर मान लेते हैं एवरेज कॉस्ट था 8 रुपया एक्सप्लिसिट और 2 रुपया क्या था, इम्प्लिसिट। तो आप बताइए, अगर मैंने प्राइस रखा 10 रुपया और मेरी एवरेज कॉस्ट थी 10 रुपया, दुनिया को लग रहा है कि नो प्रॉफिट, पर एक्चुअल में प्रॉफिट था ना, कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, इसीलिए वर्ड यहाँ पे क्या आया, आया बस हमने।
और स्कूल में क्या बोलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। गलती से आपने बोल दिया मैम जीरो को प्रॉफिट क्यों वर्ड बोला, बोलता बहुत बदतमीज लड़का है पूछ रहा है क्वेश्चन। आए बात समझे। अब आ जाते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट पे, आते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। आप बताओ एवरेज कॉस्ट कितना था, 10 रुपया। क्या इस 10 रुपया में 2 रुपया प्रॉफिट ऐड था ना। मैंने ना सामने वाला अंबानी के खानदान का था, 15 रुपया लिया। कितना लिया, मैंने कितना रुपया प्रॉफिट ऐड किया था, 2 रुपया लिया कितना, तो 10 में तो ऑलरेडी 2 रुपया प्रॉफिट था, और एक्स्ट्रा कितना लिया, तो उम्मीद था 2 रुपया का, मिला कितना, साक्षात धन के देवता पैक प्रकट हो गए थे। कितना प्रॉफिट मिल गया, 7। उम्मीद था 2 का, मिला कितना, 7। जब उम्मीद से ज्यादा मिलेगा क्या हो जाएगा, उम्मीद से ज्यादा मिले क्या मिलेगा, उम्मीद था 2 का मिला 7, कितना, कौन सा प्रॉफिट, या इसी को एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्यों बोला गया, डेली अंबानी खानदान आएगा क्या, अरे अपनी मम्मी भी तो आएंगी कभी कभी। और लास्ट क्या हो गया, लॉस। मतलब कितना रखे थे, 10 रुपया, मम्मी आ गई थी। 9 रुपया, या हो सकता है कुछ भी, समझे। अब 2 रुपया तो कमाने हैं भाई, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। तो कोई भी आ जाए, मम्मी आए चाची आ जाए, तो 1 रुपया तो कमा के जाएंगे। तो 9 रुपया मिला। अब आप मुझे बताओ क्या एक्चुअल में लॉस हुआ। ये था जेन्युइन नॉलेज। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। चलो तुम लोग का बनवास करता हूँ आज का। लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत। ओके गाइस। अच्छा, हाँ बोल बाबू। अभी कहाँ था तुम, 8 रुपया एक्सप्लिसिट था, 2 रुपया इम्प्लिसिट था, नहीं पता है मैंने। अरे देख ना बाबा यहाँ पे, सुन ले सुन ले सुन ले। एक मिनट तुम लोग जाओ, मैं समझा रहा हूँ। ये मेरा एवरेज कॉस्ट था ना, एवरेज कॉस्ट कितना था, 10 रुपया। तो एवरेज कॉस्ट में क्या था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट होता है ना, ये तो समझ में आया तुमको। मान लेते हैं एक्सप्लिसिट 8 रुपया है और 2 रुपया क्या इम्प्लिसिट, तो इम्प्लिसिट को अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो ये क्या 10 रुपया में प्रॉफिट ऐड है या नहीं ऐड है। अब मैं अगर प्राइस भी रखता हूँ 10 रुपया, और अब बताओ मैं प्राइस रख 10 रुपया, तो मेरा इस 10 रुपया में 2 रुपया प्रॉफिट ऐड है कि नहीं ऐड है। तो प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कि जितना प्रॉफिट रखा था उतना प्रॉफिट मिल गया, समझा बाबू। रुक जाओ रुक जाओ।